हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम पीआईबी एनालिसिस 3 जून के बारे में बात करेंगे। तो 3 जून को पीआईबी में टोटल 60 आर्टिकल आए थे, लेकिन मेरे को 9 आर्टिकल ही ऐसे लगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम जो भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे उनमें से 3 या 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो मेंस ओरिएंटेड हैं, बाकी 5 और 6 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। तो आइए एक करके इन आर्टिकल्स को देख लेते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज जो भी चैनल पर नया है प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो भी वीडियो और अपडेट्स हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल है हमारा इंडिया साउथ अफ्रीका टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने यहाँ पे एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी डील्स की हैं साउथ अफ्रीका के साथ में। ठीक है। और ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है ये एक होलिस्टिक आर्टिकल है जो तुम इंडिया साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी कोई क्वेश्चन आएगा वहां पे तुम इसका यूज कर सकते हो। तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि बायलैटरल कोऑपरेशन हुआ है इसमें इन सारी फील्ड्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, बायोटेक, हाइड्रोजन एनर्जी, इन सब के ऊपर बात की गई है। ठीक है। गोल ये है कि हमें एक रिसर्च पार्टनरशिप, इनोवेशन और इंडस्ट्री बनानी है ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके इंडिया में भी और साउथ अफ्रीका में भी। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, डेटा हैं जो कि हम देख लेंगे। जैसे कि एक है बायलैटरल साइंस एंड एग्रीमेंट। ये 1995 से चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि कोई अभी हमने आज ही कोई नया करा है। जिसमें नियरली 150 को फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में चल रहे हैं। अब अगेन कोऑपरेशन क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजीज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एडवांस मटेरियल्स हो गया एंड सो ऑन। यहाँ पे जो प्रायोरिटी एरियाज हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें बायोटेक और नैनोटेक से हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे या हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन जरूर फंसता है। यूपीएससी बहुत ज्यादा फोकस करती है जो भी सिलेबस में टर्म्स दी गई हैं उन पे क्वेश्चन पूछने की। इसी वजह से ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चैलेंजेस क्या है हमारे, और जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये जो पैक्ट हुआ है इसमें चैलेंजेस क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बैरियर्स हैं। तो कोई भी देश होता है अगर वो किसी चीज में अच्छा होता है तो वहां पे एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उस टेक्नोलॉजी को दूसरे देश के साथ में शेयर करना। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है फंडिंग की। फंडिंग क्यों, क्योंकि आर&डी में इंडिया का बजट बहुत ज्यादा नीचे है, तो फंडिंग एक और मेजर इशू है। तीसरा है कमर्शलाइजेशन गैप। आई थिंक ये मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि कमर्शलाइजेशन गैप क्या होता है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाके देख लेना। ठीक है। स्किल की शॉर्टेज है। तो इंडिया को कोई कोई ये भी बोला था कि इंडिया एक जुगाड़ू इकोनॉमी है, क्योंकि इंडिया में जुगाड़ बहुत चलता है। तो हालांकि कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन इसको मोटे तौर पर मैं सच नहीं मानता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। एक है डिजिटल डिवाइड और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ये भी मैंने कल की वीडियो में एक आर्टिकल था उसमें कवर कर लिया, तो वहां जाके देख लेना। अभी वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें ज्वाइंट सेंटर बनाने पड़ेंगे इनोवेशन हब के लिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना पड़ेगा, एआई क्वांटम टेक्नोलॉजीज में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी, और ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। वैक्सीन डेवलपमेंट में हमारे को यहाँ पे काम करने की जरूरत है। एक्सपेंड करना है रिन्यूएबल एनर्जी को और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को। आई थिंक यूपीएससी ने ग्रीन हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन एक प्रीलिम्स में पूछा भी है ऑलरेडी। ठीक है। तो ये रोड मैप है कि साइंस का कोलैबोरेशन होगा, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होगा, इंडस्ट्री और कमर्शलाइजेशन होगा, जिससे जॉब्स बनेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, और साथ ही साथ सस्टेनेबल फ्यूचर और ग्लोबल लीडरशिप में इंडिया और साउथ अफ्रीका का नाम ऊपर आएगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि इंडिया और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के भी मेंबर है। तो ब्रिक्स क्या है प्लीज कमेंट में बता देना। तो इंडिया साउथ अफ्रीका साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट 1995। इंडिया और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के मेंबर हैं, इप्सा के मेंबर हैं, G20 के मेंबर हैं, और IORA। अभी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या इंडिया IORA का मेंबर है या नहीं है, ये प्लीज कमेंट करके बता देना। की प्रोजेक्ट क्या है, एक प्रोजेक्ट है स्क्वायर किलोमीटर एरे। व्हाट इज दिस, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट है।
ठीक है, तो इसके बारे में प्लीज पढ़ लेना कि ये स्क्वायर किलोमीटर एरे क्या चीज है। कॉपरेशन एरिया, एस्ट्रोनॉमी, बायोटेक, हेल्थ साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्थ साइंस, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, मेंस इवैल्यूएशन में GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, GS3 साइंस एंड टेक, और ये कुछ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है जो इंडिया और साउथ अफ्रीका से रिलेशन में हम यूज कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो यूज कर लेना। PYQ कनेक्शन में इंडिया अफ्रीका रिलेशन पहले पूछ चुके हैं। टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, ब्रिक्स कॉर्पोरेशन एक बॉडी हर साल पूछते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यूपीएससी मेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक नए क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बायोटेक और रिन्यूएबल एनर्जी, और एक पॉसिबल MCQ है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका किस किस के मेंबर हैं। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, इप्सा के भी मेंबर हैं, IORA के भी मेंबर हैं। ठीक है, G20 भी है साथ में, G20 के भी मेंबर हैं, तो इसका ध्यान रख लेना। अभी यहाँ पे एक मेंस क्वेश्चन है जो तुम्हें कमेंट में आंसर इसका करना है। ठीक है, और ये इसका एक रोड मैप है जो कि मेंस में बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। इसको प्लीज अगर हो सके तो ड्रॉ कर लेना। और जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं अपनी वीडियोस में, इसके PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम पे डालनी स्टार्ट कर दूंगा। कल आपको 1 जून, 2 जून और 3 जून तीनों की PDF मिल जाएगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के लिए। इसको भी मैं एक हाईली इंपॉर्टेंट आर्टिकल की कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नैनो मेडिसिन की, और नैनो टेक्नोलॉजी तुम्हारे सिलेबस में GS3 में दिया हुआ है, इस वजह से आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि आर्टिकल किस बारे में है। तो ARI यानी कि एक इंस्टीट्यूट है, अगर अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, उन्होंने एक जीन साइलेंसिंग नैनो कैरियर प्लेटफॉर्म बनाया है जो इफेक्टिवली इनहिबिट करेगा ट्यूमर्स को ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो दिस नेक्स्ट जनरेशन नैनो मेडिसिन ऑफर प्रिसीजन, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि अभी हम टारगेटेड डिलीवरी कर पा रहे हैं, और जो हमारी सर्जरीज हैं वो भी टारगेटेड, प्रिसीजन टारगेटेड हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आसपास के सेल्स हैं और जो स्ट्रक्चर है उनको ज्यादा हार्म नहीं पहुंचेगा। सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंप्रूव करेगा सेफ्टी और एफिकेसी को कैंसर थेरेपीज के अंदर, तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। तो आप बायोडिग्रेडेबल मेसोपोरस सिलिका नैनो कैरियर, ये इसका नाम है जो इसको यूज किया गया है। ये इसने डिलीवर किया है SIRNA जो तुम्हारा जो पर्टिकुलर सेल है उसको, टू साइलेंस द ओवर एक्सप्रेस्ड MUC1 जीन। तो MUC1 जीन करके जो कैंसर का सेल है उसको ये साइलेंस करेगा, और ये जो MUC1 जीन है ये एक की ड्राइवर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इसका ऊपर क्वेश्चन आ सकता है MUC1 जीन के ऊपर। तो MUC1 जीन क्या है, MUC1 जीन की ड्राइवर है ब्रेस्ट कैंसर का। स्टडी के की हाइलाइट्स, नैनो कैरियर, ठीक है, कार्गो यानी कि SIRNA मॉलिक्यूल टारगेटिंग MUC1 जीन, पॉलीमर यूज्ड, तो पॉलीमर कौन सा यूज्ड हुआ है, प्रोटामाइन बाय पॉलीमर इसमें यूज किया गया है। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, टारगेटेड डिलीवरी किया है, जीन साइलेंसिंग होगा जिससे जो ट्यूमर का है उसका ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट जो है एक इश्यू होता है नॉन स्पेसिफिक ड्रग एक्शन का और सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी का। ठीक है, ये एक इश्यू है। सेकंड, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स लाइक MUC1 और सर्वाइविन प्रमोट ट्यूमर ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रेजिस्टेंस टू थेरेपी। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो MUC1 जीन है ये रेजिस्टेंस शो करता है, और जितनी भी हम थेरेपी देते हैं उनको एक तरह से बाईपास करने की कोशिश करता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा, जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपीज होती हैं उसमें हेल्दी सेल्स भी अफेक्ट होते हैं, जैसे कि बाल झड़ जाना, ठीक है, वोमिटिंग होना, शरीर का ब्लैकन हो जाना, तो बहुत सारे एक ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो केमोथेरेपी लेके आती है। इसीलिए ये ज्यादा मैटर है, अगर ये सक्सेसफुल हो गई पर्टिकुलर जो
इन लोगों ने रिसर्च करी है, जो भी इन्होंने जीन साइलेंसिंग स्ट्रेटेजी और जो थेरेपी ब्रेक करी है, अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो ये एक बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर। वे फॉरवर्ड में इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, अगर क्वेश्चन आता भी है तो फिर भी उसके लिए मैंने डाल दिया है, तो यहाँ से पढ़ लेना। प्रीलिम्स फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो ये ARI इंस्टीट्यूट पुणे के अंदर है। ये जो प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको मॉनिटर कर रहा था। siRNA ये क्या है? ये स्मॉल इंटरफेरिंग RNA साइलेंसिंग स्पेसिफिक जीन है। MUC1 मैंने बता ही दिया है, ये प्रमोट करता है ब्रेस्ट कैंसर को। सर्वाइविन क्या है? इनहिबिट ऑफ एपोप्टोसिस प्रोटीन, ये एक तरह का प्रोटीन है जो सपोर्ट करता है कैंसर सेल के सर्वाइवल को। PYQ कनेक्शन मैंने इधर डाल दिया है। मेंस वैल्यू एडिशन GS2 हेल्थ से रिलेटेड और GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इन्फोग्राफिक ये एक बहुत अच्छा सोर्स है मेंस में कवर करने के लिए। ठीक है, पूरी पूरी जो थेरेपी है उसको एक सिंपल से डायग्राम में हमने यहाँ पे दे दिया है। ये दो जीन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, MUC1 जीन और दूसरा है सर्वाइविन जीन। पहला क्या करता है? ट्यूमर ग्रोथ को बढ़ावा करता है, दूसरा उसके सपोर्ट सर्वाइवल के सपोर्ट को बढ़ावा देता है। ठीक है, UPSC की कुछ ट्रैप स्टेटमेंट मैंने डाली है इसमें। पहली है नैनो कैरियर टारगेट करेगा MUC1 रिसेप्टर्स को ओवर एक्सप्रेशन ब्रेस्ट सेल, बिल्कुल सही बात है। MUC1 ट्यूमर सप्रेसर जीन है? नहीं, सप्रेसर जीन नहीं है ये उल्टा उसको बढ़ावा करता है, बढ़ावा देता है। सिस्टम यूजेस siRNA मॉलिक्यूल, यस बिल्कुल सही बात है। और जो नैनो कैरियर है वो बायोडिग्रेडेबल है, ना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये बात ध्यान रखना। स्टडी ने मिनिमल सिस्टमैटिक टॉक्सिसिटी शो की है, बिल्कुल सही है ये भी माइस के अंदर। और जो सर्वाइविन है ये प्रमोट करता है एपोप्टोसिस और हेंस साइलेंसिंग इंक्रीज सेल डेथ। नो, सेल की डेथ को नहीं बढ़ाता, उसके सर्वाइवल को बढ़ाता है। द रिसर्च वॉज कंडक्टेड एट अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द प्लेटफॉर्म इज रेडी ऑलरेडी अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन क्लिनिक। नो, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑलरेडी अप्रूव्ड हो जाए, अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले अगले आर्टिकल की तरफ, जो है CCPA एक्ट अगेंस्ट डार्क पैटर्न्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो फिजिक्स वाला जो हमारा कोचिंग सेंटर है और जो ऑनलाइन कोचिंग एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उन पे 5 लाख का और मैकफी पे 1 लाख का फाइन मारा गया है CCPA द्वारा। ठीक है, और वो किस बात के लिए मारा गया है कि इन्होंने एक ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट किया है जो कि अगेंस्ट द ट्रस्ट जाती है कंज्यूमर के। अभी हम देखेंगे वो क्या चीज है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो CCPA ने फाउंड किया है कि जो फिजिक्स वाला और McAfee है, इन्होंने डार्क पैटर्न्स को यूज किया है और जिसके थ्रू इन्होंने मिसलेड किया है कंज्यूमर को और इन्फ्लुएंस किया है उनकी चॉइसेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये अंडरमाइन करती हैं फ्री और इन्फॉर्म कंज्यूमर कंसेंट को। इस वजह से इनके ऊपर ये फाइन मारा गया है। फिजिक्स वाले पे 5 लाख का फाइन मारा गया है और मैकेफी पे 1 लाख का फाइन मारा गया है। लीगल बेसिस क्या है इसके? लीगल बेसिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ई कॉमर्स रूल्स हैं और डार्क पैटर्न गाइडलाइंस हैं 2023 की। डेट ऑफ ऑर्डर कौन सा है? आज का ही है, 3 जून 2026 को। अब ये डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं? तो डार्क पैटर्न्स एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर को मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसमें कंज्यूमर को मैनिपुलेट करके अपने प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो उस तरह के पैटर्न्स को हम डार्क पैटर्न्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या पैटर्न्स के ये डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसका वो यूज करते हैं, जैसे बास्केट स्निकिंग हो गया, कंफर्म शेमिंग हो गया, फोर्स एक्शन हो गया, इंटरफेस इंटरफेरेंस हो गया और ट्रिक क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, ये इन टेक्निक को यूज करके जो कंज्यूमर है उनको मैनिपुलेट करते हैं और उनके डिसीजंस को एक तरह से टेम्पर करने की कोशिश करते हैं। अभी की फैक्ट्स और फाइंडिंग क्या है इसमें? तो फिजिक्स वाला में क्या हुआ है कि प्री सिलेक्टेड डोनेशन और मिसलीडिंग फ्री कोर्सेज ऐसा करके बेचा गया है, लेकिन बाद में पैसे देने पड़ गए हैं।
यहाँ पे मिसलीडिंग किया है कि रिन्यूएबल इंटरफेस मिलेगा। इधर बास्केट स्निकिंग, कंफर्म शेमिंग और फोर्स एक्शन है। बास्केट स्निकिंग कुछ नहीं होता, बस एक तरह का ये होता है कि तुमने कुछ प्रोडक्ट अपने कार्ट में डाला और जब तुमने ऑर्डर किया तो तुम्हें पता लगा कि वहां पे एक दो प्रोडक्ट पहले से ही डल चुके हैं ऑलरेडी, जो तुमने डाले भी नहीं थे, तो उसको बास्केट स्निकिंग बोला जाता है। ठीक है। और इन्होंने क्या यूज किया है, कंफर्म शेमिंग, कि यस और नो करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। एक तरह का कंफर्म शेमिंग होता है वो। ठीक है। ट्रिक क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है। तो पेनल्टी बता दी है, 5 लाख की इनके ऊपर है, 1 लाख की इनके ऊपर है। डिटेल्स ऑफ वायलेशन यहाँ से पढ़ लेना। वैसे ये देर आर चांसेस की यूपीएससी डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा, वो ब्रॉडर वे में पूछेगा कि डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं और कितने तरीके डार्क पैटर्न्स का, और डार्क पैटर्न्स के टूल क्या है, वो ये पूछ सकता है। ठीक है। लीगल प्रोविजन अगेन बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया क्योंकि आजकल यूपीएससी कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो कुछ भी पूछे जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी डाल दिया गया है। ठीक है। प्रीलिम्स के फैक्ट, सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हेडेड बाय चीफ कमिश्नर। नोडल एजेंसी जो है और जो मिनिस्ट्री है वो कंज्यूमर अफेयर्स है। ठीक है। इसने सीपीए ने रिप्लेस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। डार्क पैटर्न गाइडलाइंस आई है सीसीपीए द्वारा। हो सकता है डार्क पैटर्न गाइडलाइंस के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाए। हाँ, ये बन सकता है क्वेश्चन मेंस में, क्योंकि इन इन दोनों ने डार्क पैटर्न्स को यूज किया है, तो ये पूछ सकते हैं कि डार्क पैटर्न गाइडलाइंस क्या है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये पूछा भी जा सकता है। फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है यूपीएससी की ट्रैप स्टेटमेंट। इंफोग्राफिक, अगेन मैंने इंफोग्राफिक एक बारी में दे दिया है कि कैसे ये पूरा पैटर्न वर्क करता है। यूजर अपने प्लेटफॉर्म पर जाता है, फिर डिसाइडेड इंटरफेस देखना पड़ता है, फिर वो मिसलेड हो जाता है, प्रेशर्ड हो जाता है, फिर वो अपने अनडिजायर्ड एक्शन ले लेता है, यानी कि सब्सक्राइब, डोनेट, शेयर डेटा। ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके कारण इनको 5 लाख और 1 लाख का फाइन भरना पड़ा है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्ट्रेंथनिंग आईटीडीए एंड आईटीडीपी। अभी ये क्या है, ये ट्राइबल से रिलेटेड है। अभी ये, और ये ट्राइबल एक हॉट टॉपिक है यूपीएससी का। बहुत से ट्राइबल एक हॉट टॉपिक है यूपीएससी का, हर 2 या 3 साल में एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है। इवन प्रीलिम्स में तो कंटिन्यूअसली कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें मिल ही जाएगा ट्राइबल्स के ऊपर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इन्होंने कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया था इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी और इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके। ठीक है। तो ये क्या करने की सोच रहे हैं, वहां पे एक रोड मैप बनाएंगे जिससे ट्राइबल गवर्नेंस को और अच्छा किया जा सके, जिससे जो विकसित भारत का गोल है वो हमारा पूरा हो सके। अभी की डेटा क्या है, 499 फंक्शनल स्कूल आ चुके हैं ट्राइबल एरियाज में। 22,000 करोड़ से ज्यादा का स्कॉलरशिप दे दिया गया है। पीएम जनमन और दज बुआ गवर्नमेंट की 2 स्कीम है, जिसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्होंने खर्चा भी कर चुके हैं। और उसके बाद में बजट में भी बढ़ा दिया गया है, 4,295 करोड़ से 13,000 करोड़ के बीच में कर दिया गया है। 75 से ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं। 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। और 4.7 करोड़ का मिनिस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया आईआईएससी बैंगलोर में, ताकि वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई जो भी रिसर्च वगैरह वो कर सके। 57,000 कैंप्स, 57,000 प्लस कैंप्स और 90 लाख प्लस रीच, जो कि जन भागीदारी अभियान के अंदर में की गई है। ठीक है। तो ये की डेटा है। अभी चैलेंजेस क्या है ट्राइबल गवर्नमेंट्स में, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, डिफिकल्ट टेरेन है, बिल्कुल सही बात है। लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है और मैन पावर है हमारे पास। कन्वर्जेंस अमंग स्कीम्स बहुत ज्यादा कमजोर है, स्कीम के बारे में लोगों को पता ही नहीं है ट्राइबल अभी भी। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है रिमोट एरियाज में, बिल्कुल सही बात है। लो अवेयरनेस एंड डिजिटल डिवाइड है, और लास्ट माइल डिलीवरी गैप्स हैं। ठीक है। तो ये चैलेंजेस हैं जो मेंस में यूज किए जा सकते हैं। अब नेशनल रोड मैप क्या है रिफॉर्म्स का, कि आईटीडीए और आईटीडीपी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, प्लानिंग अच्छी की जाएगी, एआई ड्रिवन चीजों को अडॉप्ट किया जाएगा,
इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड को और अच्छा किया जाएगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो ट्राइबल पीपल की है वो इसी तरीके से हो पाएंगी। यूपीएससी ने बहुत बार ट्राइबल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो देख लेना। मेंस वैल्यूएशन में जीएस 2 में गवर्नेंस है, जीएस 3 में ट्राइबल मूवमेंट है, डेवलपमेंट है, ये सब है। प्रीलिम्स फैक्ट, आईटीडीए आईटीडीपी क्या है? ये कोर इंस्टीट्यूट है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर। इनको सेटअप, एकलव्य मॉडल स्कूल्स क्या हैं? ये सेटअप हुए थे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ट्राइबल स्टूडेंट्स को। पीएम जनमन क्या है? पीएम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, अगेन। और एक ये नया वाला है जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। कुछ रिलेटेड इनिशिएटिव है, वन धन विकास केंद्र, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, ये मेंस क्वेश्चन है, प्लीज इसको गो थ्रू कर लेना। एक रिफॉर्म जर्नी है और ये एक मैप डाल दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें ये पता लग रहा है कि ट्राइबल एरिया किस जगह पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अभी हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है डीडीपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसने यूनिफॉर्म गाइडलाइंस निकाली है डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर, जिसका बेस ईयर 2022-23 है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्राइबल डेवलपमेंट को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करा जाएगा और इम्प्रूव किया जाएगा लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी को ट्राइबल एरियाज के अंदर। अभी ये क्या चीज है? ये जो गाइडलाइंस है ये प्रोवाइड करेगी कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क को, जिसकी वजह से जो हमारे ट्राइबल हैं उनके साथ में हमारी एक कनेक्टिविटी बन पाए। ठीक है, जो डीडीपी है ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को देखा जाएगा ज्योग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसे तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी का कंसेप्ट है, वैसे ही हम लेके ये जैसे तुम्हारा जीडीपी का कंसेप्ट है वैसे ही गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट निकाला है डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये इसकी डेफिनेशन है। बेस ईयर 22-23, ऑफिशियल रिलीज 3 जून 2026, वेबसाइट MOSPI और मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नोडल ऑफिस NSO। कवरेज क्या है? ऑल स्टेट्स, रिमेंबर दिस, ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। अप्रोच बॉटम अप अप्रोच है ना कि, और टॉप डाउन अप्रोच जहां पे डेटा नॉट अवेलेबल। तो हमने बॉटम अप, तो अप्रोच जो है बॉटम अप है। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए हैं। चैलेंजेस क्या है? अगेन सेम, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइड डेटा प्रॉपर नहीं है। जो मेथडोलॉजीज हैं वो उनके अंदर भी वेरिएशन आती है बहुत ज्यादा। स्टैट्स हमारे पास प्रॉपर नहीं है। इनकंसिस्टेंसी अक्रॉस द स्टेट्स। एक डेटा गैप है इमर्जिंग सेक्टर्स और सर्विसेज में। और हमारे को रोबस्ट एलोकेशन इंडिकेटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि टॉप डाउन अप्रोच में करेंगे। वे फॉरवर्ड, अगेन जो इधर है उसी का अपोजिट इधर डाल दो। ऑन बोर्ड ऑल स्टेट्स यूटी फॉर यूनिफॉर्म कंपाइलेशन, अडॉप्ट करो डेटा ड्रिवन AI, स्ट्रेंथन करो डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा सिस्टम्स को, बिल्ड करो स्टैटिस्टिक्स को, प्रमोट करो एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा को। ठीक है, फिल्म्स के फैक्ट्स हैं यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, वैसे हमने ऑलरेडी इधर कवर कर लिए हैं। यूपीएससी PYQ कनेक्शन, तो बहुत बार यूपीएससी ने सब नेशनल डेटा पे, गवर्नेंस पे क्वेश्चन पूछा है, रीजनल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछा है, डिसेंट्रलाइजेशन पे पूछा है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग पे पूछा है। अभी जो थीम है ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? GS 2 में गवर्नेंस, सेंटर स्टेट रिलेशन और डेटा गवर्नेंस के ऊपर, और GS 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ, रीजनल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी और साइंस एंड टेक के ऊपर। तो ओवरऑल क्या है? मस्ट एंड शुड कवर करना है, क्योंकि ट्राइबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेस ईयर 22-23 है, सही है। खाली स्टेट एंड नो यूटी भी इंक्लूडेड है।
बॉटम अप अप्रोच है, बिल्कुल सही है। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, नो। GDP स्टैंड फॉर ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है एनसीआर में पॉल्यूशन को लेके। यूपीएससी ने आई थिंक 2020 या 21 में एनसीआर में पॉल्यूशन के ऊपर पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा हुआ है। इस वजह से ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर लेते हैं अगले आर्टिकल के लिए। तो इस आर्टिकल में कैबिनेट ने अप्रूव किया है स्कीम फॉर सपोर्ट टू नेशनल कैपिटल रीजन पॉल्यूशन बोर्ड के लिए, जो कि रिप्लेसमेंट करेगा ओल्ड ट्रक्स और बसेस को दिल्ली एनसीआर एरिया के अंदर। ये 3 जून को अप्रूव हुआ है। यूनियन कैबिनेट, जो कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने चेयर की थी, उन्होंने इसको अप्रूव किया है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी है? एनसीपीआरबी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ये सारी हैं। कवरेज क्या है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। टोटल आउटले कितना है? 9,585 करोड़, और इसका टाइम पीरियड है 2 साल। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव है कि BS6 और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज्यादा प्रमोट करना है। इसको फंड कौन करेगा? NCRPB और MOUHA, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसको फंड करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। रोड ट्रांसपोर्ट और PNG स्टेट हमने देख लिया है, ड्यूरेशन देख लिया है। रिप्लेसमेंट क्या है? BS6 और EV व्हीकल्स। ठीक है। टारगेट ग्रुप कौन सा है? ऑनर्स ऑफ एलिजिबल ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस, ये इनका टारगेट ग्रुप है। ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस, रिमेंबर दिस। स्कीम फ्लो, ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस, उनको इंसेंटिव और सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो BS6 या फिर EV की तरफ जा सके, जिससे क्या होगा? हमारे को अच्छी हवा मिलेगी। ठीक है। बेनिफिशरीज 2 लाख ऑनर्स को बेनिफिट, मतलब 2 लाख से ज्यादा ऑनर्स बेनिफिट इसका लाभ उठा पाएंगे। एलिजिबल व्हीकल्स BS3 और उससे पुराने। एक्सक्लूडेड कौन है? गवर्नमेंट व्हीकल्स। ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ से, तो वहां से थोड़ा थोड़ा मजे भी ले रही है, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट व्हीकल्स को एक्सक्लूड कर दिया है। इंसेंटिव 5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा लोन्स पे। मंथली फ्यूल वाउचर्स मिलेंगे 4,800 तक के, और लमसम बेनिफिट मिलेगा EV पे और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रेडिंग। प्लीज इकोनॉमी में ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पढ़ लेना। अभी हम बात करते हैं स्टेट सपोर्ट। तो 100% रजिस्ट्रेशन फी वेवर होगा नए व्हीकल पे। 50% रोड टैक्स दिया जाएगा, सॉरी 50% रोड टैक्स कंसेशन दिया जाएगा 10 साल तक का, जो कि वेवर होगा पेनल्टी लाइबिलिटीज पे। ठीक है। तो नीड क्या है हमारे को, इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि तुम्हें पता ही है विंटर्स में दिल्ली NCR में एक तरह का फॉग उसको पूरे दिल्ली NCR को कवर कर लेता है। एक ऐसा डोम बन जाता है पोल्यूशन का कि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और जो टेरी की जो रिपोर्ट है 2018 की, वो ये बताती है कि 2.5, जो PM2.5 है, इसका बहुत बड़ा योगदान है, 14%। कार्बन मोनोऑक्साइड 40%। ठीक है। और 63% है NOx, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि खाली ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको रिप्लेस करके BS6 इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जाए। ट्रक्स एंड बसेस फ्रॉम 36% ऑफ PM2.5 विद ओनली 3% ऑफ टोटल फ्लीट। सोचो, 3% जो ट्रक्स और बसेस हैं 36% PM2.5 को एमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। तो बेनिफिट क्या होंगे? अब इसका बेनिफिट क्या है? पोल्यूशन हट जाएगा, सांस अच्छी आएगी, तुम्हारी हेल्थ बढ़ जाएगी। ठीक है। तुम्हारे बाल नहीं झड़ेंगे। तुम्हें पता होगा पोल्यूशन का बालों पे भी असर होता है, लंग्स पे भी असर होता है। तो ये जितनी भी डिसीजेज हैं ये हट जाएंगी। एक अच्छी इंडस्ट्री को ग्रो मिलेगा, EV इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं, ये देख लेना।
इन्फोग्राफिक समरी में मैंने पूरा डाल दिया है, अगर किसी को मेंस के लिए यहाँ से कोई बिट चाहिए तो वो ये ले सकता है। कवरेज क्या है? कवरेज हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, जो कि एनसीआर का एरिया है। ये कुछ प्रीलिम्स के ट्रैप स्टेटमेंट है जो प्लीज पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट ने अभी अभी लॉन्च किया है। ये क्या है? 500 माई भारत वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करेंगे 100 बॉर्डर विलेज में अक्रॉस लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसका एम क्या है? बॉर्डर विलेजेस को स्ट्रेंथन करना, यूथ पार्टिसिपेशन को बढ़ाना और नेशनल इंटीग्रेशन में उनका योगदान लेना, ठीक है। तो विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यूथ लेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर माई भारत, मेरा युवा भारत, ठीक है। रिमेंबर दिस। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? बॉर्डर विलेजेस को स्ट्रेंथन करना, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, यूथ का पार्टिसिपेशन लेके आना नेशन बिल्डिंग में, रिड्यूस करना माइग्रेशन फॉर फ्रॉम बॉर्डर रीजन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट्स को सपोर्ट करना। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स है, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स है, ये रिमेंबर, ये प्लीज याद कर लेना। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? माई भारत। की डेटा 500 वॉलंटियर लिए जाएंगे, तो विलेज कवर किए जाएंगे। ये 3 स्टेट हैं। माई भारत नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसकी नोडल एजेंसी है। इसमें मेन से ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वे फॉरवर्ड में ये देख लेना, क्योंकि बॉर्डर एरिया चैलेंजेस वो पूछ सकता है मेंस में। तो आउट माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट का प्रॉब्लम है, स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, क्लाइमेट चैलेंज है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, कनेक्टिविटी को बढ़ाओ, यूथ को एम्पावर करो, उधर के गवर्नेंस प्रोवाइड करो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को और बढ़ावा दो। देखो, अगर यूपीएससी की तैयारी तुमने स्ट्रक्चर के साथ में नहीं करी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर यूपीएससी की तैयारी रैंडम करोगे तो हो सकता है बहुत सालों तक ऐसी ही पढ़ाई करते रहोगे। तो जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, अगर मेरा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा तो अपने स्ट्रक्चर को भी ऐसे ही बनाओ, ताकि यूपीएससी की तैयारी तुम्हारी और अच्छे से हो पाए और तुम्हें पता हो कि मेरे को क्या लिखना है, कब लिखना है, ठीक है। फिल्म्स के फैक्ट देख लो। एरिया कवर्ड कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे मैंने मैप में डाल दिया है। फिल्म्स के फैक्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने इधर डाल दिया है, ठीक है। पीवाईक्यू एरिया ये रहे, इंटरनल सिक्योरिटी, माइग्रेशन, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ये सारी चीजें हैं। तो एक गुड टॉपिक है यूपीएससी के लिए। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो वन लाइनर में पूछा जा सकता है। वाइब्रेंट विलेज क्या है, कहाँ कहाँ पे है, ओके। इन्फोग्राफ ये रहा इसका। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो कंबोडिया में, ये भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड आर्टिकल है। एनपीसीआई और ये जो कंबोडिया की एक बॉडी है, इसने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है कंबोडिया के अंदर। आई थिंक 2022 या 2023, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एक्सेप्टेड यूपीआई पेमेंट्स। तो अभी एक और कंट्री उसमें ऐड हो गई है जिसका नाम है कंबोडिया। बाकी कंट्री को प्लीज कमेंट्स में बता देना कि यूपीआई कहाँ कहाँ जा चुका है। ठीक है, तो ये क्या है? क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट है, लिंकेज सिस्टम है इंडिया के यूपीआई और कंबोडिया का KHQR के थ्रू। तो इन्होंने आपस में इसको लिंक कर दिया है, तो ये 2 वे पेमेंट कॉरिडोर बन गया है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। की फैक्ट्स क्या है? एनपीसीआई इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये इवेंट हुआ कहाँ है? कंबोडिया में हुआ है। कंबोडिया का जो क्यूआर स्टैंडर्ड है उसको बोलते हैं KHQR, ठीक है। ये प्रीलिम्स के फैक्ट हैं। यूपीआई, एनपीसीआई, NIPL, KHQR, कैमर क्विक रिस्पॉन्स कोड, और 2 बैंक यहाँ पे, ये एक्लेडा बैंक इसका कंबोडिया का इन्वॉल्व है। अभी जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। कंट्रीज एक्सेप्टिंग यूपीआई: सिंगापुर, UAE, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, कंबोडिया।
तो 9 कंट्री हैं, ठीक है। तो 9 कंट्री हैं, एग्जिस्टिंग कंट्री ये रही। तो रिमेंबर दिस प्लीज, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दोबारा पूछे कुछ तो। ये यूपीएससी के ट्रैप्स हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आर्टिकल है, ब्रिक्स की फर्स्ट एंटी करप्शन मीटिंग हुई है जो वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराई गई है, जिसकी इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये फर्स्ट हुई है, इंडिया ने करी है, इसको चेयर किया है और ये वर्चुअल हुई है। डिपार्टमेंट कौन सा था इसमें? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग शामिल था। और ये कब कब हुई है? 2 और 3 जून को हुई है। एक बात ये ध्यान रखना, ये ब्रिक्स का एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है जो प्रमोट करेगा कोऑपरेशन अमंग ब्रिक्स नेशन, ताकि प्रिवेंट कर सके और कॉम्बैट कर सके करप्शन को थ्रू डायलॉग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और म्यूचुअल असिस्टेंस के ऊपर। अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में क्या खाली यही नेशंस हैं या और भी नेशंस हैं? तो प्लीज कमेंट कर देना कि ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं अब, ठीक है। तो की प्रायोरिटी क्या है इस पर्टिकुलर जो ये वर्चुअल मीटिंग हुई है इसकी? एसेट रिकवरी कोऑपरेशन, टैकलिंग क्रॉस बॉर्डर करप्शन और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। तो रिमेंबर दिस, ब्रिक्स ब्रिक्स कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इनका ये नाम आ गया है। अभी इसमें ये इतनी ही कंट्री हैं या और हैं, वो तुम्हें कमेंट में बता देना है। तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या है कि क्रॉस बॉर्डर नेचर ऑफ करप्शन मेक्स इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ की एजेंसी और वहाँ की एजेंसी में जो एक तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये सेकंड वाली वो उन्होंने वही वाली बात बोल दी। थर्ड है चैलेंज होना एसेट ट्रेसिंग वगैरह में। फोर्थ है लीगल फ्रेमवर्क। और पांचवा है लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का, ठीक है। इसका सॉरी इसका इसका वे फॉरवर्ड भी दे दिया गया है यहाँ पे, तो एक बार देख लेना। तो यहाँ पे मैंने ब्रिक्स के जो नेशंस हैं उनको नहीं डाला है, और भी नेशन जो हैं उनको मैंने पर्पसफुली नहीं डाला है। प्लीज कमेंट में ब्रिक्स के नेशन को डाल देना कि ब्रिक्स के और कौन कौन से नेशंस हैं, ठीक है। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं तुम्हारा तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगा। और अगर वीडियो के लिए जो भी सजेशन है प्लीज कमेंट में डाल देना कि ये सजेशन है, मैं उस पर काम कर लूंगा। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने यूपीएससी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और एक लाइक दे देना। इस वीडियो पे मैं 50 लाइक्स का एम रख रहा हूँ एंड आई होप कि मेरे को 50 लाइक्स मिल जाए। और अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो वहां पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो थैंक यू, हम आपसे मिलेंगे कल, धन्यवाद।